हेलो प्यारे बच्चों, है ना। तो क्या बोलते हैं, हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, हम वादा किए थे कि आपको हम स्फेयर का सरफेस एरिया कैलकुलेट करवाएंगे, है ना। ठीक है, तो ये क्या है, स्फीयर है। ये क्या है, स्फीयर है। नहीं, इसका रेडियस क्या है, आर है। ये रेडियस क्या है, आर। और इसका सरफेस एरिया हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। हम लोग हेल्प किसका लेंगे, इंटीग्रेशन का। हम लोग किसका हेल्प लेंगे, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन तो खैर मैथमेटिक्स है, इसमें हम लोग करते क्या है, सोचते क्या हैं कि पूरा सरफेस एरिया को छोटे छोटे टुकड़ा में कन्वर्ट कर देते हैं और एक छोटा टुकड़ा का एरिया निकाल लेते हैं और सारे टुकड़ों के एरिया को जोड़ देते हैं। जोड़ने की उसी प्रक्रिया का नाम है इंटीग्रेशन। तो यार इसमें जो एलिमेंट हम लोग लेते हैं ना, वो एलिमेंट कुछ ऐसा लेते हैं, यहां से थीटा एंगल पे पहले एक छोटा सा आर्क ले लेते हैं। ये एंगल कितना है, डी थीटा। तो ये डीएल क्या हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा। डीएल क्या हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा। ये क्या है, जो सरफेस स्फीयर था ना, उसका एक छोटा सा सर्कुलर पार्ट लिए, सर्कुलर पार्ट का एक छोटा सा आर्क ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग यहां से कैंची लेके और ये एक सर्कुलर पोर्शन कट कर लेंगे। ये एक सर्कुलर पोर्शन कट कर लेंगे, ठीक है क्या। ठीक, ये लेंथ कितना था, आर। ये डी थीटा एंगल है, कैसा एंगल है, बहुत ही छोटा एंगल। कितना छोटा, बहुत 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 छोटा, है ना। असल में जब हम लोग पहला लाइन और दूसरा लाइन को ऐसे हम लोग डी थीटा से दिखाए हैं और ये लेंथ आर है, तो आर्क लेंथ हम लोगों ने क्या लिखा, डीएल, छोटा सा आर्क लेंथ। जैसे आर्क लेंथ होता है आर इंटू थीटा, चूंकि एंगल छोटा है तो आर्क लेंथ हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। यस और नो, बोलो। अभी बढ़िया है कि ऐसे में बढ़िया है, अरे बोर्ड पे देखो ना। हाँ ऐसे ठीक है, कैसे है, ये ज्यादा है ना, एक्चुअली व्हाइट कलर बहुत साइन कर रहा है। नहीं, ये डी थीटा देखिए नहीं रहा, ठीक है। इस कलर को हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। डी थीटा को हम लोग छोटा से लिख देते हैं, ये डी इंटू थीटा है, ठीक है। असल में ये दोनों लाइन जो है, असल में अब ठीक है, नहीं, असल में ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन बहुत ही पास है। ये दोनों लाइन बहुत ही पास है, ऐसा है। पहला लाइन ऐसा है और दूसरा लाइन भी। तुमको दोनों लाइन अलग अलग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, लेकिन दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। दोनों के बीच का ये डी थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। दोनों लाइन ऑलमोस्ट एक दूसरे पे चिपका हुआ है, ठीक। तो अब जरा हमको बताओ कि हमने क्या किया था कि ये एंगल थीटा बोला और ये आर बोला, तो ये लेंथ, ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो बेसिकली हमने जो स्ट्रिप लिया है वो एक स्फीयर पे एक रिंग जैसा स्ट्रिप लिया है। ये लेंथ आर है, तो इस रिंग का रेडियस जो होगा, चूंकि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इस बीच वाला एंगल को हम लोग बहुत ही छोटा माने हुए, कंफ्यूज नहीं होना। ऑलमोस्ट ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, ऑल्टरनेट एंगल जो होता है, अंतर एकांतर कोण, ठीक। तो दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, तो ये कितना हो गया, आर कॉस थीटा। तो हमने जो रिंग काटा है उस रिंग का रेडियस आर नहीं है, उस रिंग का रेडियस कितना है, आर कॉस थीटा। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे उस रिंग का, जो काटा हुआ रिंग है, उसका रेडियस छोटा होते जाएगा, है ना। हम लोग का आइडिया ये है ना कि इस रिंग का एरिया पता करेंगे और इस तरीके से ढेर सारा रिंग नीचे से लेकर ऊपर तक सजा देंगे, एक के ऊपर
1, तो क्या बन जाएगा? हॉलो स्फीयर। तो हम आपको इस फोटो में लेके चलते हैं। आप जरा देखिए, ये जो रिंग है इसका ये वाला लेंथ कितना है? dl। l होता है r इंटू थीटा, ये छोटा सा लेंथ है तो छोटा सा लेंथ dl हो गया, वो हो जाएगा r इंटू डी थीटा, r इंटू डी थीटा। और इस रिंग का जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा? r cos थीटा। इस रिंग का रेडियस जो होगा वो r cos थीटा। तो इस रिंग को अगर मैं काटूंगा तो ये लेंथ जो आएगा वो कितना आएगा? 2 पाई इंटू आर कॉस थीटा, और ये विड्थ जो आएगा वो क्या आ जाएगा? आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा। तो एरिया क्या आ जाएगा? 2 पाई आर कॉस थीटा लेंथ इंटू आर डी थीटा विड्थ। तो डीए हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू, डीए हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। आखिर हम लोग करना क्या चाह रहे हैं? हम लोग एरिया पता करना चाह रहे हैं। तो ये जो हमारे पास रिंग है ना सर, ये जो स्फीयर है ना, इस स्फीयर को ऐसे ही बहुत सारे रिंग में काटना चाह रहे हैं। जैसे कि यहां पर एक रिंग बना लिए, ठीक, फिर यहां पर एक रिंग बना लिए, फिर यहां पर एक रिंग बना लिए, फिर यहां पर एक रिंग बना ली। इस तरीके से ढेर सारा रिंग को अगर हम लोग एक के ऊपर एक ऐसे करके रखते चले जाएंगे, छोटा छोटा रिंग, धीरे धीरे रेडियस को चेंज करते जाएंगे यहां से लेकर के यहां तक, तो सब हमारे पास क्या बन जाएगा? एक हॉलो स्फीयर बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? हम लोग एक स्ट्रिप का एरिया तो पता किए हुए हैं ही, एक इस वाले स्ट्रिप का एरिया पता किए हुए हैं। इस तरीके से ढेर सारे स्ट्रिप को अगर एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे तो स्फीयर बन जाएगा, हॉलो स्फीयर। अच्छा, थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये रिंग कहां आ जाएगा? इक्वेटर जैसा, है ना, इक्वेटर जैसा। और थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री कर देंगे तो ये रिंग कहां पहुंच जाएगा? पोल पे, है ना। तो 0 से 90 डिग्री करने पे पूरा स्फीयर आएगा कि आधा ही स्फीयर आएगा? आधा ही स्फीयर ना। 0 डिग्री पे रिंग यहां आएगा और 90 डिग्री पे रिंग यहां आएगा। 0 डिग्री से 90 डिग्री करेंगे तो अपर हाफ आ जाएगा। अगर हम लोग 0 से 90 डिग्री करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। यस और नो बोलो। तो ये जो डीए है, ये जो डीए है, इसी डीए को हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं थीटा को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो एरिया जो हो जाएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डीए, और इंटीग्रेशन ऑफ डीए में हम लोग क्या लिख रहे हैं? 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, नहीं, तो इंटीग्रेशन 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, है ना। कायदे से थीटा का लिमिट कहां से कहां तक जाना चाहिए? थीटा का लिमिट जाना चाहिए -π/2 से +π/2, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? 0 से π/2 कर दे रहे हैं, 0 से 90 डिग्री, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे? यहां पर एरिया निकालने के लिए 2 टाइम्स ऑफ डीए कर देंगे। 2 टाइम्स ऑफ डीए में इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां तक डालेंगे? 0 से π/2 माने 0 से 90 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास बाहर में क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हमको 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना होता तो लिमिट 0 से 90 नहीं जाता, बल्कि -90 से +90 जाता। अगर 0 से 90 की है तो अपर हाफ हेमिस्फीयर का ही आएगा, हेमिस्फीयर का आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट स्फीयर का आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा? इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, 0 से कितना डिग्री? 90 डिग्री, है ना। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। कहां से कहां तक? 0 से π/2। तो ये कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन 90 डिग्री, दैट इज π/2 माइनस साइन 0, है ना। तो साइन 91 होता है, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। यस और नो बोलो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? ये है पिछला वाला पेज जिसमें कि हम स्ट्रिप लिए थे, उसका एरिया पता किए थे, और ये है अगला वाला पेज जिसमें उसे स्ट्रिप के एरिया को इंटीग्रेट किए थे और फाइनल आंसर आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से साबित हो गया ना हम लोगों का क्या, कि हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और किस चीज का क्या पता करना चाहते हो बताओ? हॉलो, हम रिंग का सरकमफेरेंस 2 पाई आर पता कर लिए, डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर पता कर लिए,
ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, वो पता कर लिए। हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम, हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² पता कर लिए। सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³ पता कर लिए। कोन का लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया πrl पता कर लिए। अब क्या बच गया? कोन का, कोन का वॉल्यूम क्या होता है जी? जैसे ये क्या है? कोन है, ये क्या है? कोन है। इसका रेडियस क्या है? r, और हाइट क्या बच्चा? h, है ना। इसका वॉल्यूम कितना होता है? बोलना, हमको याद नहीं है। वॉल्यूम कितना होता है कोन का? तेरी πr²h/3, 1/3πr² होता है ना, पक्का ना? 2/3 नहीं ना होता है, वो 1/3πr² होता है। ये नहीं याद था दूंगा, ठीक है। तो हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज v इक्वल टू 1/3πr²h, ये प्रूव करना ना, है ना। शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, कुछ आइडिया दो। दो तरीके से कर सकते हैं। एलिमेंट डिस्क जैसा भी ले सकते हैं और एलिमेंट कोन जैसा भी ले सकते हैं। डिस्क जैसा एलिमेंट कैसे लेंगे थोड़ा बताओ। हाँ सुनो ना 2 मिनट रुको थोड़ा। इसका हाइट कितना हम लोग माने हुए हैं? कैपिटल H। हम लोग क्या कर ले रहे हैं? ये रेडियस को स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक। अभी हम लोग क्या काटे हैं? रिंग। ये क्या है? सॉलिड कोन है। ये क्या है? तो यहां से ऐसे करके ऐसे काटे और फिर थोड़ा ऊपर में काटे, तो हमको क्या मिल गया? एक डिस्क। हालांकि वो प्योर डिस्क नहीं है, थोड़ा सा बाल्टी शेप का डिस्क है ना, लेकिन उसको लगभग डिस्क मान लेते हैं। तो मेरा बात समझिएगा जरा। इस वाले हाइट को हम लोग मान लेते हैं h। इस वाले हाइट को हम लोग मान ले रहे हैं h, नहीं स्मॉल h। और ये जो थिकनेस होगा, कितना हाइट का थिकनेस है? dh। कितना हाइट का थिकनेस है? dh। क्या आप लोग विजुलाइज कर पाए कि क्या हुआ? मैं आपको वापस से यहाँ पे ड्रॉ करके बता दे रहा हूं। आपने ये जो वर्टेक्स था, इस वर्टेक्स से कितना ऊपर लिया? स्मॉल h ऊपर लिया। क्या लिया? क्या लिया? एक डिस्क लिया। क्या लिया? एक डिस्क लिया, है ना। और थिकनेस उसका कितना ले लिया? dh। और रेडियस को कितना लिया? r। दिख रहा है कि आपको? ये थिकनेस dh हो गया। क्या आप इसका छोटा सा वॉल्यूम बता सकते हैं? dv। dv कितना हो जाएगा? जो भी सरफेस एरिया है इनटू थिकनेस, तो पाई इंटू स्मॉल r² इंटू dh। और एक के ऊपर एक ऐसा बहुत सारा अगर डिस्क रखते चले जाएंगे अलग अलग रेडियस का, तो क्या बन जाएगा? कोन, है ना। मतलब हम आपको क्या कह रहे हैं कि एक ये वाला डिस्क था, फिर इसके नीचे एक ये वाला डिस्क था, फिर इसके नीचे एक ये वाला डिस्क था, फिर इसके नीचे एक, अरे रुक जाओ भाई, इसके नीचे एक ये वाला डिस्क था, इसके नीचे एक ये वाला डिस्क था। इस सारे डिस्क को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? कोन। अरे है ना। ब्लो देखो, हमने क्या किया कि इस तरीके का ढेर सारा डिस्क एक के ऊपर एक रखते चले गए, है ना। तो एक के ऊपर एक रखते चले गए तो क्या बन गया? कोन। अब हमको क्या करना है?
इस डिस्क का वॉल्यूम पता कर लिए, वॉल्यूम क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर इंटू डी एच। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा कोन का, वैसे छोटे छोटे वॉल्यूम का समेशन, छोटे छोटे चीजों के समेशन को, तो इंटीग्रेशन डीवी कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू डी एच। सही की गलत, समस्या उत्पन्न हो गया, नहीं क्या समस्या उत्पन्न हो गया, अरे भाई आर स्क्वायर को डीएच के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट ही कर नहीं सकते, इसको आर स्क्वायर को डीएच के रूप में इंटीग्रेट कर नहीं सकते, है ना। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को आर को एच के टर्म में लाना पड़ेगा। वो लाने के लिए हम लोग किस तरीके का, क्या चीज का यूज करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल का, नहीं क्या बोल रहे हो तुम, समरूप त्रिभुज। नहीं, ये हाइट कितना हो गया भाई, कैपिटल एच, नहीं, और छोटा वाला ट्रायंगल थोड़ा बना लें, ब्लू कलर से बनाते हैं। ये रेडियस कितना, स्मॉल आर, और ये लेंथ कितना, स्मॉल एच। सही की गलत, बड़का ट्रायंगल और छोटका ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल आर बाई कैपिटल एच बराबर स्मॉल आर बाई स्मॉल एच। इच्छा क्या है, स्मॉल आर को किसी तरीके से एच के फॉर्मेट में ले आए ताकि इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल आर बाई स्मॉल कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच इज इक्वल टू स्मॉल आर, है ना। ये वाला चीज उठा करके यहाँ ले जा करके पुट कर देंगे, तो पुट कर देंगे तो वॉल्यूम का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई इंटू इंटीग्रेशन स्मॉल आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू स्मॉल एच स्क्वायर इंटू डी एच। सच की झूठ, अरे भाई तो इसमें से क्या क्या चीज बाहर आएगा इंटीग्रेशन में, हाँ क्या क्या चीज बाहर आएगा, हाँ इंटीग्रेशन से बाहर आ गया पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, इंटीग्रेशन में क्या बच गया, एच स्क्वायर डी एच। लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे बुआ, एच कम से कम कितना हो जाएगा, 0, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा, कैपिटल एच, तो 0 से कैपिटल एच रख देंगे। एच स्क्वायर डी एच कितना होता है भाई, एच क्यूब बाई 3, तो पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3, यस और नो। तो ये वैल्यू कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब बाई 3, तो देखो तो आ गया कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओहो हो, बचपन में तो यही याद किए थे, कोन का वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ में नहीं आया, बोलो प्यारे बच्चों, पक्का, और किसी चीज का डेरिवेशन करना है, हाँ अच्छा तुम इसको ऐसे भी डिस्क के ऊपर डिस्क रख के रखे ना, कोन के ऊपर कोन भी रख करके काम कर सकते थे तुम। हाँ सॉलिड कोन बनाने के लिए क्या करे, जैसे कि मान लो सॉफ्टी है, सॉफ्टी है ना, तो सॉफ्टी में कोन क्या होता है, हॉलो, बाद में ना उसमें कुछ भरते हैं, हॉलो होता है। अब यार उस हॉलो कोन में एक कोन में दूसरा कोन रख देंगे थोड़ा छोटा साइज का, फिर उसके अंदर एक और कोन रख देंगे थोड़ा और छोटा साइज का, रखते चले जाएंगे तो भर भर के क्या बन जाएगा, वो सॉलिड कोन बन जाएगा पूरा। तो हम लोग अभी तो डिस्क के ऊपर डिस्क रख करके काम किए हैं, तुम इसमें कोन के ऊपर कोन रख के भी काम कर सकते हो, घर जाकर के एक बार सोचना, मजेदार चीज होगा, ठीक है क्या। थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग, चलो कुछ कुछ और कर लेते हैं इंटीग्रेशन का उपयोग। जैसे कई बार आपको दिया जाता है कि एक रॉड है, एक रॉड है, इस रॉड का मास जो है कुछ होगा, लेकिन रॉड का मास पर यूनिट लेंथ सब जगह सेम नहीं है। हो सकता है पहले ये बना हुआ हो रुई का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर कॉपर का, फिर आयरन का, तो यहां से आगे जाते जाएंगे तो एलिमेंट बदलते जा रहे हैं, डेंसिटी भी बदलते जा रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी that is mass per unit length, that is mass per unit length, that is dm by dl, वो जो है is of rod is variable, mass per unit length of rod is variable। तो वो है कितना,
dm/dl, वो कितना दिया गया है आपको, a प्लस बी एल, a प्लस बी एल। उसमें l क्या है, वेयर l इज डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट एंड, डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट एंड, मतलब यहां से l दूरी पे अगर मास पर यूनिट लेंथ देखेंगे तो वो है कितना, a प्लस बी एल के बराबर। यहाँ पे a और b क्या है, a एंड b इज कांस्टेंट, a और b क्या है, कांस्टेंट। अब आपसे पूछ रहा है द लेंथ ऑफ रॉड इज कैपिटल L, फाइंड मास ऑफ रॉड। मेरा बात सुनना बउआ, हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम तुमको ऐसा बोल देते कि रॉड का मास पर यूनिट लेंथ है 2 kg पर मीटर, रॉड का मास पर यूनिट लेंथ होता 2 kg पर मीटर, और रॉड जो है वो 100 मीटर का होता, तो टोटल मास कितना हो जाता, क्योंकि 1 मीटर का 2 kg है तो 100 मीटर का 200 kg होता। तो मास पर यूनिट लेंथ को हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल मास मिलेगा, है ना। समस्या यह है कि यहाँ पे रॉड का मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ कुछ और है, आगे जाकर के मास पर यूनिट लेंथ कुछ और है, उससे आगे जाकर के मास पर यूनिट लेंथ और कुछ और है। तो इसमें अगर हमको टोटल मास पता करना है तो वी विल टेक द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। आराम से पॉज कीजिए, इसको लिख लीजिए। लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ का मास कैसे वेरी कर रहा है वो बताया गया आपको। बाप रे। आगे बढ़े क्या आप? इंटीग्रेशन का हेल्प लेकर के कैसे करेंगे हम लोग, सुनिएगा। आपके पास एक रॉड है, कितना बड़ा रॉड है, L लेंथ का, कैपिटल L लेंथ का, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज कैपिटल L। लेकिन इस रॉड का लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ सेम, सब जगह सेम नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट का लीनियर मास पर यूनिट लेंथ बदलते जा रहा है। लेकिन हमको ये पता है कि यहां से, ये बात हमको पता है कि इस एंड से स्मॉल l दूरी पे dl विड्थ का अगर एक एलिमेंट ले लेंगे तो इसका हम लोग मास लिख सकते हैं ना। क्या लिखेंगे हम लोग, dm बाई dl हमको सवाल वाला दे दिया है कितना, a प्लस bl, मतलब यहां पर अगर dl लेंथ का मास लोगे तो उस dl लेंथ का मास बाय लेंथ इसके बराबर आएगा। तो उस dl लेंथ के ऑब्जेक्ट का मास कितना हो जाएगा, a प्लस bl इंटू dl, a प्लस bl इंटू, समझ में आया। इस तरीके का ढेर सारा छोटा छोटा टुकड़ा हम लोग बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, पक्का। और उन सारे टुकड़ों का मास को अगर जोड़ देंगे तो पूरे रॉड का मास आ जाएगा। तो अगर हमको टोटल मास पता करना है तो टोटल मास क्या हो जाएगा, वही छोटे छोटे मास का समेशन, छोटे छोटे चीजों के समेशन को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम है कितना, a प्लस bl इंटू dl, है ना। इस इंटीग्रेशन को कहां से कहां परफॉर्म करें कि पूरा रॉड कवर हो जाए। l का न्यूनतम मान 0 रख दीजिए और अधिकतम मान कैपिटल L। तो 0 से अगर कैपिटल L कर देंगे तो हमको ये इंटीग्रेशन का लिमिट कंप्लीट हो जाएगा और हमको पूरे रॉड का मास मिल जाएगा। तो पहला वाला जो होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन a dl, और फिर दूसरा वाला में हो जाएगा b इंटू इंटीग्रेशन एल डी एल, है ना। इसमें से भी ए बाहर कर ले क्या बच्चा, ये तो कांस्टेंट है ना, तो ए को बाहर कर लेते हैं। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से l और 0 से l। भाई देखो अब धीरे धीरे चीज मजेदार हो रहा है। शुरुआत में हम वेक्टर का बोरिंग पढ़ाए होंगे, डिफरेंशिएशन का और बोरिंग पढ़ाए होंगे, इंटीग्रेशन अल्ट्रा बोरिंग हो गया, बट अच्छा खासा कंसेप्ट इसमें आ रहा है।
काइनेमेटिक्स में जाएंगे जब हम लोग, तो हम लोगों को असली फिजिक्स का मजा मिलेगा। अभी तक तो मैथ्स का हो रहा है। ये इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन डीएल क्या हो जाएगा भाई? इंटीग्रेशन डीएल क्या हो जाएगा? एल नहीं, ओहो ये तो सवाल था ना, पूरा सवाल आ गया, वाह ठीक है, दिख रहा है। टेक्नोलॉजी नहीं, क्या बोले, टेक्नोलॉजिया आजकल चल रहा है ना एक मीम कोड। एनीवे, तो ए डीएल का इंटीग्रेशन एल, जीरो से कैपिटल एल, और एल डीएल क्या, बी बाहर, एल डीएल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर बाई 2, जीरो से कैपिटल एल, यस और नो? तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ए इंटू एल माइनस जीरो, दैट इज एल, प्लस बी इंटू एल स्क्वायर बाई 2 माइनस जीरो का स्क्वायर बाई 2, दैट इज ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया क्या चीज? टोटल मास। क्या हो गया? टोटल मास। इज दैट ओके? अरे हाँ है ना, बोलो पक्का? तो ये लिख लीजिए। आज भाई हम लोग आधा घंटा ही पढ़े हैं, हार्डली नहीं 26 मिनट हुआ है, बट माने पिछला क्लास और आज के क्लास में मिल करके हम लोग ठीक ठाक कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। अरे है ना? तो इंटीग्रेशन का हम मैक्सिमम यूजेस देख लिए। अब एक यूज है जो इसका होता है काइनेमेटिक्स में। जैसे हम लोग लिखे थे ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, तो वहां से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किए थे तो वेलोसिटी मिला था। अब हम थोड़ा उसके इंटीग्रेशन वगैरह भी डालेंगे। आप यहां तक लिख लीजिए। आज का आपका होमवर्क क्या है, मतलब आज के क्लास का और इससे पिछले क्लास का जितना डेरिवेशन करा है, सारे डेरिवेशन को खुद से बिना देखे हुए करने का क्षमता विकसित करना है, उसको दोबारा करना है। इससे काफी आपका इंसाइट डेवलप होगा कि आखिर सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। और ये चीज सिर्फ यही काम नहीं देगा, आप जैसे ही अभी आगे बढ़िएगा फिजिक्स में, तो फिजिक्स में पहला जो चैप्टर आएगा आपको एक सेंटर ऑफ मास आएगा। सेंटर ऑफ मास में एलिमेंट का जरूरत पड़ेगा, ये एलिमेंट लेने वाला चीज सब जो है वहां पे आपको जरूरी पड़ेगा। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रोटेशन में, वहां जरूरत पड़ेगा। उसके बाद तो पूरा फिजिक्स में हर जगह जरूरत पड़ते रहता है। तो प्लीज इन क्लासेस को सीरियसली लीजिए। आई नो दिस विल बी बोरिंग, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो कष्टकारी चीज है, बट है बहुत जरूरी चीज। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन इन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब हम लोग रेस्ट, मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इस सब में इसका यूज करेंगे। काइनेमेटिक्स वर्ड सुन करके डरना नहीं है, एक्चुअली हम लोग मोशन से संबंधित पढ़ाई को बोलते हैं। मोशन से रिलेटेड स्टडी इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। तो मोशन से रिलेटेड स्टडी में हम लोग को इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ता है। आपने डिफरेंशिएशन का उपयोग किया था ना, आपको क्या पढ़ाया जाता है? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी कहता है लोग सब। तुम लोग 9th से आए हो तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, लेकिन ज्यादा बढ़िया होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना? तो v को आप लिख देते होंगे ds बाई dt। अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर ये चीज देखिएगा, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो v dt जो होगा वो ds आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ds जो होगा वो इंटीग्रेशन v dt के बराबर हो जाएगा। ds क्या है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा, सारे छोटे डिस्प्लेसमेंट को जोड़ लूंगा तो क्या मिल जाएगा? पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds आ जाएगा s, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन v dt। तो आगे से रट्टा मार के याद रखना है। क्या याद रखना है? कि ये है आपका, ये देखो, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, और ये है आपका वेलोसिटी, है ना? डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी तक जाना है तो कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे? डिफरेंशिएशन। कौन सा? डिफरेंशिएशन नहीं,
डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किए, क्या मिल गया? वेलोसिटी। और अगर हमको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट आना है तो हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। हाँ कि ना? बोलो प्यारे बच्चों, है ना? पक्का? तो ये चीज पहला वाला पार्ट हम लोग पहले किए हुए हैं। डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दिया था, उसको डिफरेंशिएट करके हमको वेलोसिटी प्राप्त किए थे। अभी हमको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दिया है, उसको इंटीग्रेट करके हम लोग क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट प्राप्त करेंगे, है ना? एक सवाल से समझा जाए क्या? चलिए आप आराम से इसको रोक के लिख सकते हैं सर। सब काम का बात बता रहे हैं, ऐसा टाइम पास नहीं कर रहे हैं, ठीक? दैट ओके? सुनिएगा सर, जैसे आपको दिया वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय, बोल दो कोई भी एक्सप्रेशन बोल दो बच्चा आप। ऐसा ले ले, टी स्क्वायर ले ले, क्या टी स्क्वायर, यहाँ पे टी क्या है? इन सेकेंड एंड वी इन मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसका मतलब ये हुआ कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है? 0। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे 1 का स्क्वायर दैट इज 1। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 2 का स्क्वायर दैट इज 4। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे 3 का स्क्वायर दैट इज 9। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी आ जाएगा। आपसे हमने पूछा कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। 0 से 3 सेकेंड के बीच डिस्प्लेसमेंट पता करना है ना? कैसे पता करेंगे? क्या लिखेंगे? लिखेंगे s बराबर इंटीग्रेशन भी dt, माने डिस्प्लेसमेंट बराबर इंटीग्रेशन भी dt। टाइम का लिमिट कहां से कहां तक दिया हुआ है सर? 0 सेकेंड से 3 सेकेंड तक, 0 सेकेंड से 3 सेकेंड तक, यस और नो? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, कहां से कहां तक? 0 से 3 तक। टी स्क्वायर डी टी क्या होता है बच्चा? टी क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक? 0 से 3। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 की पावर 3 बाई 3 माइनस 0 की पावर 3 बाई 3। तो आंसर कितना आ गया? 27 बाई 3 दैट इज 9 मीटर। कोई कष्ट, कोई परेशानी? अब यार हम कंसेप्ट तो तुमको बता दिए, अब यहाँ पे फंक्शन दाहिना बायां करेगा तो इंटीग्रेशन खाली आपको कष्ट का मिलेगा। हो सकता है इंटीग्रेशन में थोड़ा आपको फंसा दे, लेकिन कंसेप्ट तो यही रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी मिलता है डिफरेंशिएट करके, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट मिलता है इंटीग्रेट करके। एक और चीज पढ़ ले। हाँ क्या पढ़ लें? क्या पढ़े हुए हो? आप आराम से इसको पॉज करके लिख लीजिए भाई साहब, है ना? अगला चीज, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना? बोलिए। तो बेसिकली एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख देंगे? dv बाई dt। एक्सेलरेशन को क्या लिख देंगे? dv बाई, इज दैट ओके? अच्छा, तो ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन दिया उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। अगर हम लोग dv लिखें तो dv का वैल्यू कितना हो जाएगा? a इंटू dt, और फिर हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर ले तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a dt, है ना? अच्छा, इसमें क्या वेरी कर रहा है और इसमें क्या वेरी कर रहा है? बहुत बार बच्चा लोग को इसी में दिक्कत रहता है। इसमें क्या चीज वेरी कर रहा है? t, d के साथ जो चीज रहता है वो वेरी करता है, लिमिट भी उसी का जाता है। तो लिमिट कहां से कहां जाएगा? t इनिशियल से
टी फाइनल हो सकता है 0 से 5, 0 से 3, 2 से 8, जो बोलना होगा इनिशियल से फाइनल। टी आई क्या है, इनिशियल टाइम, और टी एफ क्या है, फाइनल टाइम। इसमें क्या वेरी कर रहे हैं, वी, तो इसमें लिमिट किसका जाएगा, वी इनिशियल से वी फाइनल तक, है ना। तो अब जरा हमको बताएं कि क्या मिलेगा, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी, लिमिट क्या जाएगा, वी इनिशियल से वी फाइनल, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए डी टी, टी इनिशियल से टी फाइनल। तो एलएचएस वाले चीज को हम लोग लिख सकते हैं ना, हाँ, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी, टी इनिशियल से टी फाइनल, है ना। तो आगे से क्या याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन ए डी टी, इंटीग्रेशन ए डी टी गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, इज दैट ओके। तो अगर आपको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी, क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी, इज दैट ओके, हाँ ना बोल। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिख लो इसको। हाँ, वो चेंज इन पोजीशन होता है, जो पिछला वाला जो, अच्छा आप हम जानबूझ के छुपा लिए लेकिन तुम पूछ ही दिए हमसे असल में ये जो चीज था ना, हम नहीं जानबूझ के पढ़ना चाह रहे थे पचरा में। असल में ये डीएस जो होता है वो ऐसे एस नहीं लिखते हैं, वहां पर भी हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे एस का लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, एस इनिशियल से एस फाइनल, तो डीएस का इंटीग्रेशन हो जाएगा एस, ये आ जाएगा एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। एस फाइनल है फाइनल पोजीशन, एस इनिशियल है इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग इतना तुमको परेशान नहीं किए, सीधे सीधे इस चीज को हम लोग लिख दिए एस विच इज चेंज इन पोजीशन विच इज डिस्प्लेसमेंट, इज दैट ओके, अरे है ना। सो चलो यार, हम इसको छुपाए थे तो हम बुलवा दिए थे, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आ गया, वहां भी वही चीज हो रहा था, ठीक है। तो एक सवाल कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, ए इज इक्वल टू, बोल दो कुछ भी, टी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, टी इन सेकेंड, ए इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t equal to 3 second if it is known that particle starts with 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसा दे दिया। क्या क्या जानकारी दिया और क्या पूछ लिया आपसे, और क्या क्या जानकारी आपको पहले से मालूम है। आपको क्या क्या जानकारी दिया कि पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है कितने से, 4 मीटर पर सेकेंड से, तो v इनिशियल कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड, सही कि गलत, अच्छा। और एक्सेलरेशन का फंक्शन दे दिया आपको टी स्क्वायर प्लस 4, है ना। और आपको क्या मालूम है, v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल इंटीग्रेशन ए डी टी, इंटीग्रेशन ए डी टी, कहां से कहां तक, t इनिशियल से t फाइनल तक। सच के झूठ, फाइनल वेलोसिटी पता करना, ये वाला चीज हम अपना मन से नहीं लिख रहे हैं, पहले पढ़ाए हैं, अभी पढ़ाए ना। यहाँ पे v फाइनल पता नहीं, v इनिशियल कितना 4 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी, इंटीग्रेशन ए डी टी इज टी स्क्वायर प्लस 4 डी टी, कहां से कहां तक, 0 से 3 सेकेंड, 0 से 3 सेकेंड। इंटीग्रेशन पहले वाले का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन 4t, है ना। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 3, अपर लिमिट कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब बाई 3, 3 का क्यूब बाई 3 प्लस
4 इंटू 3, अब माइनस लोअर लिमिट तो पूरा पूरा 0 है ना, तो ये हो जाएगा 27/3 दैट इज 9, 9 प्लस 12 दैट इज 21, 9 प्लस 12 दैट इज 21, is that okay? So V final minus 4 is equal to 21, V final is equal to 25, यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर, सही की गलत, पक्का अरे है ना। तो भाई साहब हम आपको इंटीग्रेशन में क्या क्या पढ़ा दिए, हम आपको पूरा इंटीग्रेशन पढ़ा दिए भाई, वो पूरा पढ़ा दिए। हम आपको इंटीग्रेशन का मेथड पढ़ाए, छोटे मोटे इंटीग्रेशन बताए, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाए, एक सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन पढ़ाए है ना। उसके बाद फिर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आपको सिखा दिए, फिर उसके बाद एरिया अंडर कर्व निकालना सिखा दिए, फिर उसके यूज से आपको सरफेस एरिया, वॉल्यूम या लीनियर मास डेंसिटी वाला क्वेश्चन सब वो सब करना आपको सिखा दिए। फिर आपको उसका काइनेमेटिक्स में जो यूज है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में वो भी आपको बता दिए। तो यार मैंने करने को तो ढेरों सवाल किए जा सकते हैं और अंत नहीं है चीज़ों का, बट हम आपको उतना तैयार कर दिए हैं मैथ्स में जिससे कि आप फिजिक्स के कष्टों का निवारण आपका हो जाए, ठीक है क्या। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर, नहीं, और आपको पिछले दिन ही हम बोले थे कि टेलीग्राम ग्रुप में एक मिल जाएगा वर्कशीट वाला क्वेश्चन, वो आपको आज वीडियो मैं बोल रहा हूँ, इससे पहले ही आपको पिछले क्लास के बाद ही आपको मिल चुका होगा, ठीक है। तो होपफुली उस टेलीग्राम ग्रुप में जो भी हम आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का होमवर्क वाला शीट दिए हैं उसको प्रॉपरली बनाइएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है सवाल बनाने में तो आप हमसे मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं, वाया ईमेल। बहुत कष्ट वाला तरीका है, आजकल का जनरेशन ईमेल कहाँ यूज करता है, बट दैट इज़ द ओनली वे दैट यू कैन कॉन्टेक्ट अस। टेलीग्राम पे हम लोग एक फीचर हो सकता है, हम लोग टेक्निकली उतने एडवांस हैं नहीं, तो टेलीग्राम पे जो चैट करने वाला होता है ना, बच्चे कमेंट कर सकें, वो हम लोगों को अभी तक करने आया नहीं है। होपफुली संडे तक हम लोग उस काम को भी कर लेंगे, ठीक। उसके बाद फिर आप वहाँ टेलीग्राम पे भी अपना क्वेरी डाल सकते हैं। चला जाए क्या, आज का बात यहीं ख़त्म किया जाए, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तक खाली मैथ्स पढ़े थे, अब फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय।